क्या शादी सचमुच प्यार का आदर्श अंत है? ये सच हो सकता है यदि आप कोई परी कथा पढ़ रहे हो। कई उतार चढ़ाव से गुजरने के बाद अंत में राजकुमारी और राजकुमार हमेशा खुशी से रहेंगे और पर्दा गिर जाता है। लेकिन आज की कहानी में ऐसा नहीं होता। मुझे जाने दो, चलो कामदेव के पास चले और तलाक ले ले, अभी अभी। चंद्रमा साम्राज्य से सेलिना नाम की वो खूबसूरत राजकुमारी और तारा साम्राज्य से नोवा नाम का एक बहादुर राजकुमार, उनके प्रेम ने समय की परीक्षाओं पर विजय प्राप्त की। तब भी जब नोवा को अपने शाही कर्तव्यों को दूर से पूरा करना पड़ा, उन्होंने उनके बीच की दूरी को कम करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। शाबाश नोवा, अपना कर्तव्य पूरा करने पर बधाई। दूसरी ओर सेलिना आकाश साम्राज्य के उत्तराधिकारी बनने का मौका छोड़ने को तैयार थी। नोवा के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए वे दोनों इस बात से अनजान थे कि प्यार, हालांकि कई वर्षों तक बलिदान और प्रयासों से पोषित होगा, उनकी खुशी को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। शादी के 5 साल बाद चंद्रमा राजकुमारी और तारा राजकुमार ने अलग होने का फैसला किया। लेकिन हमें अलग क्यों होना पड़ेगा? इस महीने 9वीं बार आप आकाश साम्राज्य जाना चाहते हैं। वो खतरनाक जगह है, जंगली पेगासस और बादलों में छिपी बिजली की चमक के साथ। मैं समझता हूँ कि ये जोखिम भरा हो सकता है सेलिना, लेकिन ये रोमांचक भी है। मैं आपको सुरक्षा प्रदान करूँगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे उन खतरनाक यात्राओं से डर लगता है। ये पता चला कि डरपोक राजकुमारी केवल शांतिपूर्ण जीवन चाहती थी, जबकि उसका पति विशाल आकाश में साहसिक यात्रा की इच्छा रखता था। लेकिन सेलिना का डर उस पर हावी हो गया और नोवा के उत्साह में हिस्सा लेने के लिए अपने आराध्य क्षेत्र से बाहर नहीं निकल सकी। नोवा, एक दूसरे को आजाद करो। दुख में खोए हुए दोनों को ये एहसास ही नहीं हुआ कि खतरा करीब आ रहा है। सेलिना, अपना चुनाव करो मेरी बच्ची। अपनी आंखों पर विश्वास करने में असमर्थ सेलिना ने खुद को 5 साल पहले अतीत में ढकेल दिया, उस दिन तक जब उसने आकाश साम्राज्य नहीं जाने और नोआ के प्रस्ताव को स्वीकार करने का फैसला किया था। अगर उसे दूसरा मौका दिया जाए तो वो मैं आकाश साम्राज्य जाऊंगी। इस बीच जोरदार विस्फोट ने नोआ को 5 साल आगे भविष्य में ला खड़ा कर दिया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भविष्य में वो आकाश सुरक्षा दल की नेता बन जाएगी। लेकिन लंबे कारनामों ने उन्हें अकेला कर दिया। नोआ को अचानक अपने प्रियजनों के साथ शांति की अपनी इच्छा का एहसास हुआ। काफी मुश्किलों के बाद वे अपने परिवार से दोबारा मिले और एक नया मिशन आया। अत्यावश्यक समाचार। ये मोनोलिथ है, कोलोसस काले गड्ढे का पत्थर संरक्षक। मुझे खेद है, लेकिन कुछ बड़ा हुआ है। बड़ी घटना आकाश साम्राज्य के बारे में थी, एक ऐसी जगह जहां आकाश पर जनजातियों की सभी शक्तियां एकत्रित हुई। इसे कोलोसस काले गड्ढे से हमेशा खतरा रहता था। मोनोलिथ ने यह याद किया कि आखिरी बार काला गड्ढा 10 साल पहले आकाश साम्राज्य को निगलना चाहता था और एक राजकुमारी ने एक सुरक्षा धागा बनाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करके खुद को बलिदान कर दिया था। इन दिनों डोर कमजोर हो रही थी और आकाश साम्राज्य कोलोसस काले गड्ढे द्वारा निगलने वाला था। हम स्काईलैंड जाएंगे। हालांकि वे कुछ दिनों के लिए यहाँ थे। चंद्रमा राजकुमारी सेलेना झिझक रही थी और केवल चंद्रमा द्वीप के चारों ओर घूमती थी, जहाँ उसकी मातृभूमि की शक्ति छिपी हुई थी। गर्म रोशनी का पीछा करते हुए अचानक कहीं से उल्कापात हुआ। नहीं। सेलेना, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं मोनोलिथ हूँ। मोनोलिथ उत्साह पूर्वक उसे आकाश साम्राज्य के चारों ओर ले जाना चाहता था, लेकिन डरपोक राजकुमारी तैयार नहीं थी। चलो भी, यहाँ हर कोई नहीं आ सकता। उन शब्दों ने सेलिना को नोआ के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। एक दिन मैं स्काईलैंड जाऊंगा। अचानक वो अभी भी उस रोमांचक का अनुभव करना चाहती थी जो उसके पति हमेशा से करना चाहते थे। ये पता चला कि बड़े पेगासस भयंकर नहीं थे। ये पता चला कि बादल हमेशा बिजली या जलती हुई सूरज की किरणों से भरे नहीं होते थे, वे नरम और जादुई थे। ये पता चला कि यही वो खुशी थी जिसके बारे में नोआ हमेशा बात करता था। पीछे मुड़कर देखने पर उसे एहसास हुआ कि नोआ उसे कभी छोड़ना ही नहीं चाहता था। वो बस सेलिना के साथ मिलकर इस अद्भुत आकाश का पता लगाना चाहता था। नोआ, मुझे माफ करो।
लेकिन जैसा कि सेलिना को चिंता थी, खुशी के साथ साथ हर साहसिक कार्य में खतरे भी हमेशा छिपे रहते थे। मेरे साथ रहो। क्या हो रहा है? कोलोसस ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव फिर से सक्रिय है। ये एक शक्तिशाली ब्लैक होल है जो स्काईलैंड सहित इसके चारों ओर की चीजों को सोख लेता है। तो जनजातियों की शक्ति के बारे में क्या? हम कोलोसस का सब कुछ नष्ट नहीं करने दे सकते। सेलिना को नहीं पता था कि अंतरिक्ष के दूसरे आयाम में उसका प्रियजन भी काले गड्ढे के खिंचाव से बेहद चिंतित था। उन्होंने काले गड्ढे को हिलाने के लिए तारों की रोशनी का उपयोग करते हुए संघर्ष किया, लेकिन ये व्यर्थ लग रहा था। ये मुश्किल से हिला। अतीत में सेलिना ने एक पत्थर की बाधा का निर्माण करने का प्रयास किया था, लेकिन ये बहुत आशाजनक नहीं था। ये इतना कठिन था कि वो मुश्किल से पत्थर के संरक्षक मोनोलिथ को बचाने में सफल रही। काला गड्ढा चौड़ा होता जा रहा था और तारे कोलोसस का अगला लक्ष्य थे। हाँ, ये अच्छा नहीं लग रहा। तारा जनजाति इसे नहीं बनाएंगी। ओह नोआ, मुझे क्या करना चाहिए? बिना अधिक समय झिझके चंद्रमा राजकुमारी को निर्णय लेना पड़ा। उसने अपने सारे जादू को एक विशाल शक्ति में बदल दिया और इसे आकाश साम्राज्य के चारों ओर एक सुरक्षात्मक धागे में बदल दिया। नोआ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सेलिना थक गई थी और उसकी ताकत लगभग खत्म हो गई थी। नोआ को बताओ, मैंने ये रत्न आकाश साम्राज्य से उसे देने के लिए उठाया था। मुझे क्षमा करे हर चीज के लिए। अंततः आकाश साम्राज्य फिर से शांतिपूर्ण हो गया, लेकिन भविष्य में कोलोसस काले गड्ढे ने हिंसक तूफान छोड़ना जारी रखा। जैसे राक्षस सब कुछ निगलने के लिए तैयार हो। इसका वर्तमान शिकार चंद्रमा की शक्ति थी। इससे नोआ को बहुत चिंता हुई। सेलिना! नोआ ने एक दृढ़ निर्णय लिया और आकाश साम्राज्य के आसपास के सितारों को बुलाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। उनके आदेश से वे एकत्रित हुए और काले गड्ढे के चारों ओर एक जेल बनाई। सब कुछ अपनी मूल स्थिति में लौट आया। इसे मेरी पत्नी के पास लाओ। उसे बताओ कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। मुझे क्षमा करे। इस प्रकार अंतरिक्ष के दो आयामों ने चंद्रमा राजकुमारी और तारा राजकुमार पत्थर के आदमी मोनोलिथ की पीड़ा में गायब हो गए। क्या अद्भुत प्रेम कहानी है। ये पता चला कि मोनोलिथ ने कामदेव के साथ सहयोग किया था। कामदेव युवा जोड़े को अफसोस के साथ अलग होते हुए नहीं देखना चाहते थे। इसलिए समय देवता क्रोनस, स्वप्न के देवता मॉर्फेस और पत्थर के आदमी मोनोलिथ के साथ मिलकर उन्होंने एक आदर्श योजना बनाई। क्रोनस ने सेलिना को उन दिलचस्प स्थानों पर कदम रखने की कोशिश करने के लिए अतीत में वापस लाया जो वो चूक गई थी। दूसरी ओर मॉर्फियस ने नोआ की आत्मा के रहने के लिए एक स्वप्न बुना। दृश्यावली एक भ्रम थी, लेकिन विचार और भावनाएं उसकी थी। सेलिना? नोआ जाग गया जबकि सेलिना अभी भी सर्वोच्च देवी से बात कर रही थी। मैं तुम्हें पुनर्जन्म का मौका देकर पुरस्कृत करूंगी। यहीं रहो और आकाश साम्राज्य पर कब्जा करो। मैं क्या आप झिझक रहे हैं? क्या आप हमेशा बाहर छिपे खतरों से नहीं डरते? यहीं रुके। ये शांतिपूर्ण जगह आपको खुश कर देगी। कामदेव से नोआ को अपनी पत्नी की सर्वोच्च देवी से मुलाकात के बारे में पता चला। सेलिना, अगर वहाँ रहना चाहे तो क्या होगा? क्या होगा अगर उसे अब मेरी जरूरत नहीं? अरे नहीं, मैं बहुत भयानक हूँ। तो आप मुक्त हो जाएंगे। क्या ये आपका सपना नहीं है? अपनी पत्नी की मांगों की चिंता किए बिना हर जगह घूमने के लिए स्वतंत्र। नहीं मोनोलिथ, उसके बिना मेरा साहसी कार्य कितना नीरस है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेलिना की पसंद क्या थी। वो एक बार फिर अपने प्यार का पीछा करेगी। नोआ! आप? अतीत की यात्रा ने उसे उसके आराम क्षेत्र से बाहर निकाल दिया था। इससे भी महत्वपूर्ण बात ये है कि उसे एहसास हो गया है कि तुम्हारे बिना कहीं भी शांति नहीं है। अब सेलिना और नोआ एक दूसरे के साथ जाने के लिए तैयार थे, चाहे परिचित जगहों पर हो या नए रोमांच पर। उनकी कहानी के बाद शादी प्यार का आदर्श अंत नहीं है। प्यार एक लंबी यात्रा है और दो लोग समझ और साझेदारी के साथ मिलकर उस यात्रा का आनंद लेते हैं। एक समय की बात है। नहीं, ये क्या है? हे भगवान, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। सब ठीक है। ये मुझे कुछ नहीं दिख रहा। ये कैसी जगह है? तुम यहाँ क्या कर रही हो पागल? वो फेरी टेल्स को सब्सक्राइब कर ले।
मुझे अकेला छोड़ दो। सैंडी, माँ, ये माँ है क्या? तुम सच में यहाँ हो? नहीं, आपकी माँ अब नहीं रही। वो देखो। हाँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ! ये सैंडी है जो हर रात बुरे सपने से प्रेत बाधित लड़की है। सैंडी, आप अभी तक क्यों नहीं जागी? क्या आप जानती भी है? मुझे पता है, मुझे पता है। सैंडी के बुरे सपने वास्तविक जीवन से उत्पन्न होते हैं। उसकी माँ का बहुत समय पहले निधन हो गया था और हमारी छोटी लड़की अपने पिता के साथ सामंजस्य नहीं बना पा रही थी। स्कूल में सैंडी का जीवन कोई बेहतर नहीं था। वो अक्सर अपने दोस्तों द्वारा छेड़ी जाती थी। धीरे धीरे सैंडी अलग थलग हो गई, आत्मसचेत और खुद पर संदिग्ध हो गई। तुमने अपनी आंखें और नाक कहाँ रखी, पागल? सैंडी का वास्तव जीवन और उसके बुरे सपने उसके लिए बोझ हो गए और ऐसा लग रहा था कि यह हमेशा के लिए जारी रहेगा। उस भयानक दिन से पहले रॉयल डांस प्रतियोगिता की घोषणा करने के लिए एक रॉयल मैसेंजर सैंडी के स्कूल के पास आया। नृत्य के लिए एक प्राकृतिक प्रतिभा उसके पास थी। ये सैंडी के लिए उसकी असुरक्षा से मुक्त होने का अवसर था। दुर्भाग्य से सैंडी अवसर को जब्त करने के लिए बहुत ही डर रही थी। अच्छा, देखिए पागल लड़की क्या करने जा रही है दोस्तों। लड़की ने खुद के शर्मीलेपन और संदेह को खत्म कर दिया और अपने दिमाग पर वास्तव में कंट्रोल पा लिया। उस रात हमेशा की तरह सैंडी एक बुरे सपने का सामना करने के लिए बाध्य थी, लेकिन इस बार नहीं। उठो छोटी लड़की, जागो। सैंडी ने एक अजीब सपना देखा जिसका उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो? ये सपनों की दुनिया है और मैं बाकू हूँ, सपनों का भक्षक। मैंने तुम्हारे सारे दुखद स्वप्न निगल लिए हैं। वास्तविकता सपनों को प्रभावित करती है। तुम लोग अपने सपने सुंदर बनाते हैं, तो मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। सैंडी ने जो कलाकृति रखी थी वो अपने सपनों का सैंडबैग था। इसने लोगों को अपनी इच्छाओं के अनुसार सपनों को संशोधित करने की क्षमता प्रदान की। केवल सीमा उनकी कल्पना ही थी। अब सैंडी अपने सपनों में सुंदर चीजें बना सकती थी, अपने दिन के जीवन के विपरीत जो कि दुख से भरी हुई थी। बस एक मुट्ठी रेत फेंके और सोचे कि आप क्या चाहते हो और सारी चिंताएं गायब हो जाएंगी। वो एक मंच पर खड़ी थी, लेकिन उसकी शर्म ने उसे वास्तविक दुनिया में वापस जकड़ लिया। हालांकि सपनों की दुनिया में सैंडी ने इसे ठीक उसी तरह बदल दिया जैसे वो चाहती थी। वो हंसों के राज्य की एक सुंदर राजकुमारी बन गई और उसे पूरे राज्य में पहले नृत्य प्रतियोगिता में प्रदर्शन करना था। दर्शकों में सैंडी ने परिचित चेहरों को पहचाना। वास्तविक जीवन के विपरीत उन्होंने सैंडी के लिए खुशी जाहिर की, उसे आत्मविश्वास दिया जो उसने दिन के दौरान कभी महसूस नहीं किया। अपनी इस नई ताकत के जरिए सैंडी ने बहुत ही बढ़िया नृत्य का प्रदर्शन किया जो शर्म और आत्मसंदेह के कारण अभी तक छुपा हुआ था। काफी लंबे समय के बाद सैंडी को ऐसी खुशी महसूस हुई। उसने आसानी से अपनी जन्मजात प्रतिभा के साथ सभी को मोहित कर दिया। उठ जाओ सैंडी, सुबह हो गई है। हालांकि ये सिर्फ एक सपना था और सैंडी खुद को हमेशा के लिए इसमें डुबो नहीं सकती थी। ये वही रेत का थैला है, बाकू असली है। सैंडी मदद नहीं कर सकी, लेकिन आज रात के सपने के बारे में उत्साहित थी। लेकिन उसके उत्साह को जल्दी से थकान ने उकसा दिया जिस क्षण वो जागी और तब सैंडी को और ज्यादा बुरा लगा। तुम क्या प्रदर्शन करने जा रही हो? किताबी कीड़े का नृत्य? अपने दोस्तों द्वारा छेड़े जाने से असुरक्षित सैंडी अपनी कल्पनाओं में खुशी के लिए तरस गई। उस रात उसने एक बार फिर बाकू द्वारा दिए गए उपहार का इस्तेमाल किया। चिंता मत करो, थकान सिर्फ एक साइड इफेक्ट है, ये जल्द ही गायब हो जाएगी। लेकिन इसका अंत हमेशा ऐसे ही होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं सपने देखती हूँ, वास्तविक दुनिया में मेरे दोस्त अभी भी वही है। लेकिन सैंडी को नहीं पता था कि बाकू दूसरों को अपने सपनों में खींच सकता है। सैंडी ने खुद को पानी के नीचे एक राज्य में एक योद्धा राजकुमारी में बदल दिया। उसकी दोस्त उसकी आज्ञा के तहत वफादार जनरल बन गए। उसके आदेशों का पालन किया और अब उसे वास्तविक दुनिया की तरह मजाक नहीं बनना पड़ा। जब पानी के नीचे के साम्राज्य पर हमला किया गया तो सैंडी ने साहसपूर्वक उन्हें बुरे समुद्री डाकू के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। वास्तविकता में डरपोक होने के बजाय सपनों की दुनिया में सैंडी ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और समुद्री डाकू को हराया। अपने दोस्तों की प्रशंसा के साथ अन्य मछलियों को बचाया। अपने वीर कार्यों के चलते लोगों ने उसका स्वागत किया। सैंडी स्वतंत्र रूप से अपने दोस्तों के साथ घुल मिल सकती थी, लेकिन निश्चित रूप से हर सपने को समाप्त करना पड़ता है। सैंडी को पिछले दिनों की तुलना में और भी अधिक थका हुआ महसूस हुआ, जैसा कि अकेलापन और निराशा ने उसे घेर लिया।
बहुत कुछ अजीब था। सैंडी के दोस्त अब उसे चिढ़ाना नहीं, लेकिन सपनों के कारण वे उसके साथ बातचीत करने के लिए डरते थे और अनिच्छुक थे। विचार में वो खो गए। सैंडी ने धीरे धीरे अपना घर बना लिया। उसने सोचा कि अब वो सैंड बैग का इस्तेमाल नहीं करेगी। आप इतने लेट से घर क्यों आ रहे हैं? मैं थक गई हूँ, क्षमा करें पिताजी। कोई बहाना नहीं, आप जानती हैं ना। आपको ऐसा क्यों बनना है पिताजी? आप मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ सकते? माँ ने कभी ऐसा नहीं किया। आप कुछ भी नहीं समझते। उस रात एक बार फिर सैंडी ने वास्तविक दुनिया के दर्द को भूलने के लिए सैंड बैग का इस्तेमाल किया। वो इंद्रधनुष साम्राज्य में एक सुंदर राजकुमारी बन गई। सैंडी एक समृद्ध जीवन जीती थी जो वफादार लोगों से घिरी हुई थी। उसके पास वो सब कुछ था जो वो चाहती थी और इस सपने में कुछ भी कमी नहीं थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, इस सपने में सैंडी को एक बढ़िया परिवार मिला। उसने बाकू को अपने पिता को सपने में लाने के लिए कहा और उसने अपनी मरी हुई माँ की उपस्थिति बनाने के लिए सैंड बैग का इस्तेमाल किया। बहुत दिन हो गए जब मैंने इतना अच्छा खाना खाया। तुम खुश हो, है ना छोटी बच्ची? बाकू बड़ा और अधिक अजीबोगरीब हो गया, लेकिन सैंडी को बाकू के परिवर्तनों की परवाह नहीं थी क्योंकि वो सपने में खुश थी। सैंडी, बेटी, ये क्या है? पिता और बेटी के प्यार ने सैंडी के पिता को बाकू के नियंत्रण से बाहर कर दिया। ये बहुत समय पहले कहा गया था, मैंने इसे सुना है। वो राक्षस ये सपनों को खा जाएगा, यहाँ तक कि आशा और खुशी भी। इससे मुझे खुशी मिली, कुछ ऐसा जो आप नहीं कर सकते। आप मेरे सपनों को भी नियंत्रित करते हैं। काश मैं अब आपको और नहीं देखना चाहती। सैंडबैग और राक्षस, उन्होंने सैंडी की इच्छा सुनी। अगले दिन सैंडी न केवल थकी हुई बल्कि हताश और दर्द में भी जागी। वो बिना देखे स्कूल में चली गई जहां उसके पिता नहीं थे। हमारे घर में इतना अंधेरा क्यों है? ये पता चला कि उसके पिता पिछली रात से ही सो रहे थे और कोई फर्क नहीं पड़ता कि सैंडी ने कैसे कहा, वो एक गहरी नींद में थे, जैसे कि हमेशा के लिए खो गए हों। सैंडी ने अचानक बाकू के अजीब व्यवहार और सपनों में उसके शब्दों को एक दिन पहले याद किया। शायद यही कारण था। समाप्त होने के बावजूद सैंडी ने पिछली बार एक सपने में प्रवेश करने के लिए सैंडबैग का उपयोग करने का फैसला किया, एक आखिरी बार। उसने अपने पिता को सपने में जल्दी से पाया और एक परिचित को थी। आप इतने स्ट्रिक्ट क्यों हैं? सैंडी छोटी बच्ची है। मुझे होना है, मैं चाहता हूँ कि वो सख्त बने। मुझे छोटी लड़की से प्यार है, मैं नहीं कर सकता, मैं उसे नहीं खो सकता। पिताजी, उन्हें छोड़ दो। सैंडी ये विश्वास नहीं कर सकी, उसकी माँ वास्तव में राक्षस बाकू थी। इसने सैंडी को सुंदर सपने बनाने का लालच दिया, केवल उसकी आशाओं और खुशी को भगाने के लिए जो उसे उन झूठे सपनों से मिली थी। आप नकली खुशी में डूब रहे हैं। आपने मेरे परिवर्तनों को नोटिस नहीं किया। आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा। अब जब उसके पास पर्याप्त शक्ति थी तो बाकू सैंडी और उसके पिता दोनों की आत्माओं को खा जाएगा। सैंडी ने सहज रूप से बाकू के खिलाफ लड़ने के लिए सैंडबैग का इस्तेमाल किया, लेकिन निश्चित रूप से कुछ नहीं हुआ। सैंडबैग के बिना सैंडी कुछ भी नहीं थी। उन्हें जाने दो। हताशा ने सैंडी की आंखों को भर दिया क्योंकि उसने देखा कि उसके पिता कमजोर और कमजोर होते चले जा रहे हैं। सैंडी, मुझे माफ कर देना। असहायता, निराशा और प्यार ने रेतीली भूमि को अभिभूत कर दिया। अब सैंडी को अपने पिता को बचाने के अलावा कोई इच्छा नहीं। उन्हें जाने दो। एक अज्ञात स्तोत्र ने सत्ता को उछाल दिया। सैंडी को एक पल में अपने पिता को बचाने के लिए मदद मिल गई। वास्तविकता सपनों को प्रभावित करती है। लोग अपने सपने खुद बनाते हैं। यही कारण है कि आपको अक्सर बुरे सपने आते हैं। ये सही है, ये सपना है, मेरा सपना, जहाँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ, जहाँ मैं अपने सपने खुद बना सकती हूँ। सैंडी की इच्छा शक्ति असाधारण रूप से मजबूत हो गई। वो एक सुंदर स्वान राजकुमारी में बदल गई जो राक्षस को पीछे धकेलने के लिए करामाती चालों का प्रदर्शन करने लगी। सैंडी के भीतर आशा और आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। वो एक जलपरी में बदली और समुद्र की शक्ति का इस्तेमाल किया। सैंडी की सुनामी ने बाकू को दूर कर दिया और उसे वापस धकेल दिया जहां ये था, और वो एक इंद्रधनुषी राजकुमारी में बदल गई जिससे बाकू को अंतिम झटका लगा। इसे लो। सैंडी, प्यारी बेटी। बाकू को हराने के बाद सैंडी के पिता वापस आ गए। इस क्षण में सैंडबैग ऑफ ड्रीम्स का सच्चा मालिक दिखाई दिया। वो सपनों की देवी थी। बाकू एक ऐसी रचना थी जो हाथ से निकल गई थी।
अपनी शक्ति और शरारत को प्रदर्शित करने के लिए सपनों के हैंडबैग को उसने चुरा लिया था। दरअसल क्या छोटी लड़की ने राक्षस को खुद से नहीं हराया? सैंडी के पिता और बेटी ने ये जानने के बिना सपना छोड़ दिया कि सैंडी की माँ वास्तव में बाकू थी। ये देवी थी जो सैंडी को खुद पर विश्वास करने में मदद करने के लिए बाकू में बदल गई। सपने के बाद सैंडी के पिता ने अपनी बेटी को बेहतर समझा। सैंडी ने भी ये समझा कि भ्रम के बजाय जगा रहना बेहतर है। उसे साहस के साथ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये मेरी दोस्त है, मैं उसके साथ पढ़ती हूँ, वो अद्भुत है। और सैंडी जिसने मंच पर खड़े होकर कसम खाई, उसने किसी ऐसी व्यक्ति की झलक देखी जो उसकी दिवंगत माँ से मिलती जुलती थी। उसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई।